हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त DKS और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूं एक आपको बहुत ही अच्छा और सबसे बेस्ट कंसेप्ट, जिसके द्वारा आज हम समझेंगे कि किसी भी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज किस प्रकार से बन जाता है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर, हमें जब कोई वस्तु कहीं पर रखी हो, यानी कि फोकस पर रखी है, केंद्र पर रखी है, अनंत पर रखी है, इनके बीच में रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐसी कंडीशनें हमें याद नहीं रहती है। दोस्तों, इन्हीं कंडीशनों के सॉल्यूशन के लिए मैंने एक कंसेप्ट तैयार किया है और उसी कंसेप्ट के द्वारा आपको मैं पढ़ाने वाला हूं कि इनके प्रतिबिंब किस प्रकार से तैयार होंगे। यानी इस वस्तु का जब भी कोई वस्तु कहीं रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और आप इसी कंसेप्ट के द्वारा दोस्तों आप बता सकते हैं, एक ही बार में बता दोगे कि इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, छोटा बनेगा या बड़े बनेगा। सारी कंडीशनें आप एक ही कंसेप्ट से तैयार कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर, हमें तो याद ही नहीं होता है, हम तो बहुत सारा याद करते हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब जब यहाँ रखी थी तो यहाँ बना था, ऐसा आकार था, ऐसी आकृति थी। दोस्तों, इस प्रकार से आपको याद नहीं करना है, आपको करना है एक कंसेप्ट के द्वारा। यदि आप उस कंसेप्ट पर वर्क करना सीख गए हैं तो बहुत अच्छे तरीके से उसका आंसर दे पाओगे। तो आज की क्लास में हम उसी कंसेप्ट को बताएंगे, चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण क्यों ना हो, यह कंसेप्ट सभी पर लागू होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ाने वाले हैं आपको यही कंसेप्ट, और उससे पहले थोड़ा सा जो हमने पहले पढ़ा चुके हैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दे, क्योंकि उसका बहुत जरूरी है बताना, और उसी के माध्यम से अब क्लास आगे बढ़ेगी। और क्या है वो कंसेप्ट, उसी कंसेप्ट को मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो बेसिक चीजें हैं, उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है वे बेसिक चीजें। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन द्वारा ही पढ़ेंगे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से तैयार हो जाता है। और आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना। तो गोलीय पृष्ठ आप समझ गए होंगे कि गोलीय पृष्ठ क्या होता है, जिसका आकार लगभग गोलाकार हो, आप इतना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और यदि आपने दोस्तों पिछली क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाशिक माध्यम क्या है, बहुत सारी चीजें हमने उस क्लास में डिस्कस किए हैं, और बहुत सारी बेसिक चीज़ें भी बताई हैं, और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से जो लगभग परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चनों को भी डिस्कस किया है कि इन क्वेश्चनों के आंसर क्या होंगे। तो प्लीज़ वीडियो जो हमारे वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप हमारे वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, और वीडियो पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं दोस्तों, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। इसी के अनुसार पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किस प्रकार से बनता है। तो हम पहले कुछ जो पॉइंट पढ़ा दिए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लें। क्या पढ़ाए थे आपको दोस्तों? मैंने बताया था आपके लिए कि मुख्य अक्ष के जो भी समानांतर एक रेखा खींची जाती है, जो मुख्य अक्ष होती है, यानी एक एक्स अक्ष होती है, एक्स अक्ष के जो समानांतर होती है, किसके, एक्स एक्सिस जो होता है उसी के जो समांतर रेखा खींची जाती है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष पर ही लेफ्ट साइड में हम वस्तु को रखेंगे, और हमेशा राइट साइड में उस दर्पण को रखेंगे जिस पर हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब देखना है। और कहाँ बनेगा ये आगे डिस्कस होगा। तो दोस्तों, वक्रता केंद्र आपको याद होगा। क्या है वक्रता केंद्र? वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या है? उस खोखले गोले के केंद्र को, उस खोखले गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, यानी यह एक खोखले गोले से ही काटा है, क्योंकि गोला होता है इस तरीके से दोस्तों, और इसका इतना हिस्सा काट लो या फिर इतना हिस्सा काट लो, और ये वाला हिस्सा हो चाहे ये वाला हो, तो ये इसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है और एक तरफ से प्रकाश का परावर्तन होता है। यदि प्रकाश का परावर्तन भीतरी साइड से होता है और बाहर वाली साइड पर पॉलिश होती है इस तरीके से, तो उसको कहते हैं अवतल दर्पण। दोस्तों, क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है? किसी खोखले गोले का ऐसा कटा हुआ भाग जिसकी भीतरी सतह से या अंदर वाली सतह से प्रकाश का परावर्तन हो, तथा बाहरी साइड से यानी बाहरी पृष्ठ से
उस पर पॉलिश लगी हो। क्या लगी हो? बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश लगी हो। प्रकाश का परावर्तन अंदर वाली साइड से है तो वह अवतल दर्पण है। और यदि प्रकाश का परावर्तन बाहर वाली साइड से हो यानी अंदर पॉलिश हो, दोस्तों इसको जो हम लाइन ऐसे करके दिखा रहे हैं, ये पॉलिश को बता रहे हैं। अब प्रकाश का परावर्तन इधर से होगा क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है। और कोई वस्तु हमें कब दिखाई देती है? जब उससे परावर्तित होने वाली किरणें हमारी आंखों में प्रवेश कर जाए। तो इस वस्तु का भी प्रतिबिंब कब बनेगा? जब इससे किरण इस पर पड़ेंगी। इसीलिए इसका इमेज ऐसे देखते हैं कि हमेशा किरण इधर से ही जाएंगी क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं और दर्पण को राइट साइड रखते हैं। तो दोस्तों उत्तल दर्पण की क्या परिभाषा है? किसी खोखले गोले का ऐसा कटा हुआ भाग जिसकी बाहरी सतह से या उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन हो तथा भीतरी साइड पर उसके पॉलिश लगी हो। उसके भीतर वाली साइड पर क्या लगी हो? पॉलिश लगी हो। बाहरी साइड से या उभरी हुई साइड से उससे प्रकाश का परावर्तन हो। दोस्तों यदि प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई साइड से होता है तो वह उत्तल दर्पण होता है, और यदि प्रकाश का परावर्तन भीतरी साइड यानी अंदर वाली साइड से होता है तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। ये आपको दर्पणों की परिभाषा इससे कंसेप्ट तैयार कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा कि हमें दर्पण किस तरीके से डिफाइन करना है, या कहीं कहीं कंपटीशन में थोड़ा सा क्वेश्चन बना दिया जाता है कि परिभाषा के तौर पर कि इस तरीके से क्या होता है। जो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको तो उनमें से एक परिभाषा के अनुसार उनमें से एक सही होगा। तो अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, परावर्तन के नियम। दोस्तों किसी भी वस्तु से प्रकाश किरणें जाएंगी और दर्पण पर पड़ेंगी, और दर्पण है तो उससे प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। अब देखते हैं परावर्तन के नियम क्या है। पहला नियम है कि जब किसी वस्तु द्वारा प्रकाश किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है, यानी किसी वस्तु द्वारा कोई किरण चलेगी और किसी दर्पण पर प्रकाश किरणें आपतित होगी, यानी यह वस्तु रखी है जिसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, और ये एक दर्पण है जिसको M1 M2 मान सकते हैं, M1 व M2 कह सकते हैं। तो इस पर जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यह R पर नहीं जाएगी क्योंकि दूसरी तरफ पॉलिश है और इसका परावर्तन होना है। तो परावर्तन किस नियम से होता है? परावर्तन का नियम यह है कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, समानांतर का मतलब है इन दोनों के बीच में हर तरफ, यहाँ देखो अंतर समान है, तो परावर्तन यानी इसका जो परावर्तन होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो आने वाली किरण है वह मुख्य फोकस से होकर परावर्तित हो जाती है। यानी अब यह किरण आई है, दर्पण पर पड़ गई है, अब इसका परावर्तन मुख्य फोकस से होकर हो जाएगा, यानी यह किरण मुख्य फोकस से होकर के चली गई है। देखो दोस्तों यहाँ से आई, इस तरीके से आई थी, और यहाँ पर जब ये बिंदु आपतन बिंदु कह सकते हैं, इस बिंदु पर पड़ने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर परावर्तित हो गई है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा इसी का रूप है, जस्ट इसको दूसरे तरीके से कहा गया है। क्या कहा है कि जब कोई किरण किसी दर्पण पर मुख्य फोकस से पड़ती है या मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यानी यही किरण उसके मुख्य फोकस से होकर के जाकर के यहाँ पड़ेगी तो इसका जो परावर्तन होगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इसी का दूसरी तरीके से परिभाषा कर दी है, ऐसे जाएगी तो वो ऐसे लौट जाएगी। अब तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम यह था कि जब भी कोई वस्तु से किसी दर्पण पर कोई किरण उसके केंद्र द्वारा आपतित होती है तो उस किरण का परावर्तन उस केंद्र द्वारा ही, यानी केंद्र के मार्ग से ही वह किरण लौट जाती है, उसका परावर्तन भी उसी मार्ग से हो जाता है जिस मार्ग से वह आई थी। यदि वह केंद्र से होकर आई है तो केंद्र से ही होकर जाएगी और किसी के पॉइंट के लिए नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। दोस्तों जब भी ये किरणें परावर्तन के पश्चात जहां भी मिल जाएंगी वहीं उस वस्तु का प्रतिबिंब तैयार हो जाएगा। यानी कि हम अभी एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, अभी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कराऊंगा दोस्तों, हर एक कंडीशन बताऊंगा आपको किस तरीके से तैयार होता है, हर एक कंडीशन बताऊंगा कि अनंत पर रखी है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितने आकार का होगा, कैसा होगा, वास्तविक आभासी कैसे होगा। और एक ही कंसेप्ट से सबको याद करा दूंगा। एक कंसेप्ट समझ लिया आपने तो उसके माध्यम से चाहे कोई कहीं से पूछ ले, बस आपको पूछना है कि वस्तु कहाँ रखी है, इतना आपको पता चल जाए, आप उसका आकार, आकृति, लगभग सारी चीजें बता दोगे। तो अब हम देखते हैं कि वस्तु जब यहाँ रखी है, इससे कोई किरण गई और उसके परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से लौट गई, उसके पश्चात कोई किरण उसके केंद्र से होकर गई थी और केंद्र से ही वापस हो गई। अब इन किरणों का मिलन कहाँ हुआ दोस्तों, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर इन किरणों का मिलन हुआ है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर, यानी ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, इस पॉइंट पर इन किरणों का मिलन हो गया। तो हम ऊपर वाली जो मुख्य अक्ष की लाइन है उससे नीचे की ओर एक एरो खींच देंगे, यानी एक बाण खींच देंगे, और यही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। यानी ये जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब यहाँ तैयार हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे इसका जो हेड है ऊपर की तरफ है और इसका हेड नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है उल्टा है और आकार में छोटा है, और कहाँ बना है, केंद्र तथा फोकस के बीच में। अभी हमने इक्वल नहीं रखा है कि कहाँ वस्तु है, अभी बस मैं समझा रहा हूं कि किस तरीके से प्रतिबिंब तैयार होता है, और आगे समझाऊंगा कि कहाँ वस्तु रखी है और कहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से बन जाता है, इसी को कहते हैं, यदि वास्तव में ये किरणें आपस में मिल रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और यदि ये वास्तव में मिल नहीं रही है और पीछे या कहीं भी, वैसे तो पीछे ही होता है, और मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी हमें लगता है, आभास होता है कि यह किरणें आपस में यहाँ मिल जाएंगी या मिल रही हैं, उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और जब रियल में यानी वास्तव में मिल जाती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इतना दोस्तों आप समझ गए होंगे। आगे की क्लास शुरू करेंगे अभी, और आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर कॉपी आप साथ के साथ तैयार कीजिए। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिए। तो अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या है अगला कंसेप्ट। तो दोस्तों मान लेते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए पढ़ने वाले हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पड़ेंगे कि अवतल दर्पण में किस प्रकार बनता है, यानी कनकेव मिरर। ठीक है, तो आज हम इसके लिए पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से तैयार होते हैं। और किसी भी, अब हम इसके बाद लेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, कि किसी भी जो लेंस है हमारी आंखों में, यदि हमें पास का कम दिखाई देता है तो किस लेंस की जरूरत है और कितनी क्षमता वाले की है, यदि हमें दूर का कम दिखाई देता है तो किस लेंस की आवश्यकता है और कितनी क्षमता की आवश्यकता है, और क्यों आवश्यकता है, किस प्रकार से इसका निवारण किया जाता है। और जिसको ना पास का दिखाई दे ना दूर का दिखाई दे, दोनों तरफ का कम दिखाई देता है, तो उसके लिए कौन सा दर्पण या लेंस यूज किया जाता है, ऐसा हम सारी अगली क्लास में समझने वाले हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण के बारे में। अब हम देखेंगे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से तैयार होते हैं। तो माना कि अवतल दर्पण की परिभाषा से हम दर्पण तैयार करेंगे कि अंदर वाली साइड से उसका प्रकाश का परावर्तन होगा, किस साइड से, अंदर वाली साइड से। तो यह मुख्य अक्ष है, यह मुख्य अक्ष है, और जहां मुख्य अक्ष मिलती है इसके मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं दोस्तों, इस दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, M1 व M2 इसको मान लेंगे दर्पण को। और इस पर एक तरफ पॉलिश लगी है, ये पॉलिश दिखा रहे हैं हम, ये पॉलिश है, और ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव। मध्य बिंदु को ही ध्रुव यानी पोल, क्या कहते हैं, पोल। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अब यह एक गोला ही होगा, इस तरीके से गोला ही तो होगा यह, अगर इसको हम बना ले, पूरा बना ले इस तरीके से, तो यह एक गोला था। तो जो इस गोले का केंद्र था, यानी इस गोले का केंद्र ये था, तो इसी को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र सी कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र सी। जो खोखले गोले का केंद्र होता है वही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब इस
केंद्र तथा ध्रुव यानी P के बीच के मध्य बिंदु को ही फोकस बिंदु F कहते हैं, यानी कैपिटल F से लिखा जाता है। इसके बीच की दूरी जो है, इससे इसके बीच की दूरी रेडियस कहलाती है, R हो जाती है, और इसके बीच की दूरी को स्मॉल f यानी फोकस दूरी कहते हैं। अब हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है गोले की, तो इस गोले को रफ कर देते हैं यानी साफ करते हैं। तो इसलिए हमने ये लिखा था ताकि आपको समझ आ जाए कि केंद्र क्या होता है। अब हम देखते हैं कि वस्तु इस दर्पण के सामने जब अनंत पर रखी है, दोस्तों कहाँ रखी है वस्तु, अनंत पर रखी हो, तो उसका जो प्रतिबिंब है, अब हम इनको दूर दूर कर सकते हैं क्योंकि हमने कोई नाप करके नहीं लिखा है, इसलिए हम इस केंद्र को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। इस केंद्र को मान रहे हैं यहाँ, इसको C कर रहे हैं, और इसको फोकस को मान रहे हैं यहाँ, और इसको F लिख रहे हैं ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए और चित्र बहुत अच्छे तरीके से साफ दिखाई दे। तो इसको हम लाइन को सही कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि यह वस्तु है, क्या है, यह एक वस्तु है यानी ऑब्जेक्ट है। वस्तु यहाँ खड़ी है, हमेशा लेफ्ट साइड में ही वस्तु रखी जाएगी, और उधर एक दर्पण है जिसका नाम है अवतल दर्पण। क्या नाम है दोस्तों, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों है, क्योंकि इसकी जो सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा वो अंदर वाली साइड से होगा, इसलिए यह अवतल दर्पण है। तो अब हम देखते हैं, जब वस्तु है यहाँ से, और इसका हमें क्या बनाना है, इमेज बनाना है कि इस पर कहाँ दिखाई देगा और कैसा होगा। तो हम देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी है, यहाँ लिखेंगे अनंत। क्या लिखा है, अनंत, यानी जब वस्तु अनंत पर रखी हो और उसका केंद्र यहाँ है, फोकस यहाँ है, और ध्रुव यानी पोल यहाँ पर है, इसको P से लिख देते हैं दोस्तों, ये P है। तो इससे जो किरण चलेगी, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, ये हम देखते हैं। तो पहली कंडीशन में जो अनंत पर रखी होती है वस्तु, उसका जो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। इसी को देखते हुए हम थोड़ा इस दर्पण को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि अच्छे से चित्र आ जाएगा। थोड़ा दर्पण को बढ़ाते हैं ताकि चित्र बहुत अच्छा तैयार हो। अच्छा तैयार करने के लिए दोस्तों ने थोड़ा बड़ा करना पड़ रहा है। तो M1 और M2, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि इससे कोई किरण, प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात कहाँ मिलती है। तो मानते हैं कि यह एक किरण है जो इस वस्तु से जा रही है मुख्य अक्ष के समानांतर। किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर है। इसको लिखेंगे आपतित किरण है। क्या है ये, आपतित किरण है। अब इसका परावर्तन होगा, ठीक है ना, आपतित है तो इसका ये एरो इधर से दिखा दिया। अब इसका परावर्तन होता है। उससे पहले हम एक और साइड दिखाते हैं क्योंकि प्रतिबिंब हमें कहाँ बनाना है, फोकस पर। ये कहाँ से पता चलेगा दोस्तों, यह कंडीशन एक्चुअल है, यह पहले से ही साइंटिफिक तरीके से देख लिया गया है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस बनता है। तो अब इन किरणों का जो परावर्तन के पश्चात मिलना है वह कहाँ मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। ऐसा ही हम देखते हैं। तो दूसरी जो किरण है इसके हम लेते हैं कि यह केंद्र से होकर जा रही है। कहाँ से होकर जा रही है, केंद्र से होकर, और यह कहाँ पड़ गई, दर्पण पर पड़ गई। अब यह इधर से आपतन हो रही है और उधर से ही परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि यही नियम है, जब कोई किरण किसी केंद्र से आपतित होती है तो उस केंद्र से ही परावर्तित हो जाती है, यानी केंद्र से होकर की परावर्तित हो जाती है। अब हमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब बनेगा हमारा फोकस पर। कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। और अब हम इस किरण का परावर्तन करने वाले हैं। तो यह जो पहली किरण है, यानी ये पहली जो किरण है, यह मुख्य फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब फोकस बिंदु यहाँ है तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा इधर साइड में आ गया है। इसको यहाँ करते हैं तब ठीक तरीके से आ पाएगा। तो इसको सही कर लिया है हमने। ये मुख्य अक्ष थी तो यहाँ से आएगी, इस तरीके से ये किरण आ जाएगी और ये मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। तो यह मुख्य फोकस के नीचे ही एकदम सीध में आ जाता है यह, और यही बन जाती है, यानी A'
और बी डैश प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बन जाता है। इसका नीचे ही मिलती है, ठीक नीचे मिलेंगी फोकस के, तो ये फोकस के नीचे प्रतिबिंब बनता है। अब कैसा है आकार में? वस्तु से छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु से उल्टा है और वास्तविक है, क्योंकि किरणें आपस में वास्तव में मिलती हैं। प्रतिबिंबों का प्रतिबिंब बनने के लिए जो किरणों को देखा जाता है वह के वास्तव में मिल रही है या नहीं, यह मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो हम देखेंगे कि जो किरणें आई थी परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिली है फोकस के नीचे, तो फोकस बिंदु पर बना है प्रतिबिंब। तो पहला पॉइंट के लिए लिखेंगे कि किसके? इमेज के बारे में लिखेंगे हम। क्या है इमेज के लिए? क्या है इमेज? उल्टा है, वास्तविक है, वास्तविक है और वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है और मुख्य फोकस पर है। किस पर है? मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, ये कंडीशन है इस प्रतिबिंब के बारे में। इतना याद करना है आपको। अब बस आप एक कंडीशन याद रखेंगे, वो मैं एक और इमेज बनाने के बाद समझाऊंगा कंसेप्ट क्या है। उस कंसेप्ट के द्वारा दोस्तों इतना कुछ आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, बस आप उस कंसेप्ट को समझ जाइए। मेरा जो अभी लगभग उद्देश्य है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से जो भी इसके पॉइंट है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। आप किसी भी तरीके से करें, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए और उस कंसेप्ट के द्वारा तो जस्ट 5 से 8 सेकेंड लगभग या 10 सेकंड में आप उसका जो उत्तर है आंसर दे पाएंगे, यानी फाइंड आउट कर पाएंगे कहीं भी पूछता है तो। ये मेरा मतलब है कि आप अच्छे तरीके से समझ जाए, इसलिए मैं इसको डायग्राम को भी दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से बनता है। तो इसका पहला नियम था कि अनंत पर रखी थी वस्तु तो उसका जो प्रतिबिंब बना है उसके फोकस पर बनता है। अब जैसे जैसे अब दोस्तों कंसेप्ट यहीं से शुरू होता है कि दूसरा जो पॉइंट मैं बताने वाला हूं आपको कि जब वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। अब हम उसी कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं कि माना कि यह वस्तु इससे आगे बढ़ जाती है, अब आ जाती है अनंत तथा केंद्र के बीच में। ये क्या है? वक्रता केंद्र है, यह वक्रता केंद्र है, यानी वक्रता केंद्र C है। अब आ जाती है वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दोस्तों वस्तु किसकी तरफ बढ़ी? दर्पण की तरफ, और दर्पण से जो प्रतिबिंब बना है वह बढ़ेगा वस्तु की तरफ। यह नियम है। पहला कंसेप्ट क्या है कि यदि ये वस्तु इस दर्पण की ओर बढ़ गई है तो यह प्रतिबिंब भी इस ऐसे बढ़ जाएगा, यानी यह इन दोनों के बीच में आ गया प्रतिबिंब। किसके वस्तु किसके बीच में आ गई है? अनंत तथा केंद्र के बीच में, यानी वस्तु इनके बीच में आ गई। तो अब प्रतिबिंब कहाँ था? यहाँ। अब ये भी यहाँ से चल करके यहाँ आ जाएगा और फोकस तथा केंद्र के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा आप लोग समझ रहे होंगे कि किरणें जाएंगी और वास्तव में किरणें आपस में परावर्तन के पश्चात मिल जाएंगी, तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। और उल्टा तो बनेगा ही, क्योंकि वह किरणों का जो मिलन है वह नीचे की साइड पर है, तो उल्टा है। तो 2-3 चीज क्लियर हो गई इससे कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और कैसा है? तीसरा है कि फोकस तथा केंद्र के बीच में होगा। क्यों? कि जैसे ही ये वस्तु यहाँ से यहाँ आई वैसे ही ये प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जैसे ही यह वस्तु केंद्र तथा अनंत के बीच में आ गई है वैसे ही यह प्रतिबिंब भी इस साइड की ओर बढ़ जाएगा। वस्तु इधर से बढ़ी और वह इधर से बढ़ेगा, यानी फोकस तथा केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा बनेगा? तो दोस्तों अभी तो बहुत छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा।